हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम यू बैक ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रीजनिंग फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। आज का हमारा चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी एंड होपफुली मंडे को मैं इसका एक और वीडियो दे दूंगी। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबने पता है कि सीईटी आ गया है एंड मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा था कि सीईटी क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है सीईटी के बारे में, वो सुन लीजिए कि सीईटी क्या है। सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या है वो सुनो, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये 2021 से एप्लीकेबल होगा, 2020 में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज IBPS RRB की वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है हमारा एंड IBPS PO की भी वैकेंसीज आउट हो चुकी थी, राइट। तो ये 2020 में एप्लीकेबल नहीं होगा, 21 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा। ठीक, किस किस पे एप्लीकेबल होगा? IBPS, SSC एंड RRB। अब ये RRB क्या है? दिस इज़ नॉट रीजनल रूरल बैंक, ये आपका रेलवे वाला डिपार्टमेंट है। ठीक, इन तीन चीज़ों पे ही ये सीईटी एप्लीकेबल होगा 2021 ऑनवर्ड्स। ठीक, अब देखो ये सीईटी क्या है। ये सीईटी होगा प्री के प्लेस पे। ठीक है, जैसे हमारे प्री के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी जगह पे अब ये सीईटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्लियर। ये सीईटी क्लियर करने के बाद आप 3 साल तक या 4 साल तक एलिजिबल रहते हो मेंस देने के लिए। ठीक है, सेकेंड चीज़, सिलेबस अभी तक इसका आया नहीं है, एज लिमिट अभी तक इशू नहीं हुई है। लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर प्री। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे कि हमारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे IPPS आया, ठीक है, SBI आया, LIC AAO आ गया, ठीक है, RRB आ गया, या जो भी एग्ज़ाम्स हैं इन सब की हम अलग अलग फ़ीस पे करते हैं प्री एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, IBPS जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है स्टेट लेवल वाले, उन सब का हमको एक ही पेमेंट करनी होगी एंड उसके बाद हम प्री देने के लिए वहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, वो प्री में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो उस बेसिस पे आपको मेंस में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ठीक, चलो अब ये समझ लो कि सीईटी हमारे लिए अच्छा क्यों है। सीईटी हमारे लिए अच्छा इसलिए है, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। अभी तक क्या होता था कि प्री एग्ज़ाम देते हैं, मेंस एग्ज़ाम देते हैं, फिर इंटरव्यू क्लियर करते हैं PO में, और प्री और मेंस दे के हम क्लर्क बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज़ करो किसी बंदे ने SBI, IBPS, RRB, LIC इन सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, बट ये बताओ कि वो जाएगा तो एक ही ब्रांच में, चाहे वो SBI में जाए चाहे IBPS में जाए। सपोज़ वो SBI में चला गया, ठीक है, अब बाकी की जो सीट्स हैं वो क्या होंगी? वो रिज़र्व हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अभी इन तीनों की जो सीट्स हैं वो तो वैकेंट है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिज़र्व हो गए। तो इन तीनों सीट के लिए जो एस्पिरेंट्स लड़ रहे थे वो तो उनकी मेहनत तो बेकार चली गई, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये सीईटी आ गया है कि आपने प्री देना है और आपके जितने मार्क्स आएंगे उसमें जो बेस्ट मार्क्स होगा, ठीक है, जो बेस्ट अप्रोच, जो बेस्ट मार्क्स होंगे आपके, उसके बेसिस पे आपको रखा जाएगा मेंस के लिए। ठीक, इतना क्लियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए एक चीज़ है कि ये 2020 में नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2020 के एंड तक आप अपने लिए एक गवर्नमेंट नौकरी सिक्योर कर लो। ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अभी नहीं पता कि सीईटी का सिलेबस क्या है क्या नहीं है, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, हो सकता है ना भी हो, अभी कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। 2020 है आपके पास, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो एंड क्लियर कर लो। ठीक, आई होप इतना सबको क्लियर। चलो, तो इतना सबको क्लियर हो गया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अब अपनी प्रिपरेशन एकदम चालू रखो। ठीक है, चलो तो इसी पॉइंट के साथ अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे। ऑलवेज एंड द डे विद अ पॉजिटिव थॉट। नो मैटर हाउ हार्ड थिंग्स वर, टुमारो इज़ अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बेटर। बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे कि हमको अपना दिन ये सोच सोच के बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, है ना। हमेशा अपना दिन, जब हम आपका दिन ख़त्म होता है, जब आप रात में सोने जाते हो, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो एंड
क्योंकि हमारे पास एक नेक्स्ट डे है फ्रेश अपॉर्चुनिटी के लिए, नई चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए, है ना। आज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी रीज़न से, कोई भी रीज़न, हाँ नहीं माना है कुछ, कोई इशू नहीं है, मत पढ़ो यार, एक दिन का गैप मार लो, मगर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ना एकदम फुल ऑन पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो, तो इस थॉट ऑफ द डे के साथ हमने अपने आज की क्लास स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक, अब देख लो ऑर्डर एंड रैंकिंग, पहले समझ लो ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है। ऑर्डर मतलब होता है एक सीक्वेंस में लगाना, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से सीक्वेंस में। और रैंक होता है, जैसे कि हमारी क्लास में रैंक्स आती थी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना, पोजीशन। ऑर्डर और रैंकिंग अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऑर्डर मतलब होता है सीक्वेंस में लगाना, इसको मैंने सीक्वेंस में लगा दिया, ठीक है। हमारे पास अलग अलग डब्बे पड़े हुए हैं, उसको मैंने एक 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 करके नीचे रखते गए, उसको सीक्वेंस में लगा दिया। और रैंक मतलब होता है जैसे कि उसकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, इस हिसाब से उसको रैंक में बांटा जाता है। आई होप इतना क्लियर है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें किस तरह के आते हैं। फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे सपोज़ करो 20 मेंबर्स दिए हुए हैं, और इसका पोजीशन हमारे पास राइट से दिया हुआ है कि राइट से ये 13th है या 14th है, और हमसे ये पूछ होता है कि लेफ़्ट से इसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है। पहला इस टाइप के क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पोजीशन। सेकेंड इज़ फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन, हमारे उस रो में कितने लोग बैठे हैं ये पूछा जाता है, ठीक। थर्ड इज़ फाइंडिंग मिड नंबर, मतलब हमारे बीचों बीच में, सपोज़ लेफ़्ट से 20 है, राइट से 10 है, तो बीच में अगर 5 है तो बीच का बंदा कौन है, ठीक। इस तरह से मिड नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट इज फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन मिडिल ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। चलो, अब इन क्वेश्चंस को मैं डेली मैं करवाऊंगी, एक क्लास आज और एक क्लास मंडे को, क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन अ रो Rahul is 10th from left and 15th from the right hand. Then find out how many boys are there. अब देखो, जिसने ऑर्डर रैंकिंग में बहुत ज़्यादा कमांड होता है वो क्या करेंगे, सीधे सीधे 25 यहाँ कर देंगे, 10 + 15, और 15 25 मैट्रिक्स -1 कर देंगे, हो जाएगा 24, ठीक है। मगर ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड आउट हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, और यहाँ पे सिर्फ एक राहुल की बात हुई है। तो क्या आप बता सकते हो कि 23 में कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं? आंसर इज DNS। क्यों आंसर DNS होगा वो समझ लो। यहाँ से राहुल 10th है, यहाँ से 15th है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल तो आपके 24 होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 24 कैसे आया वो एक बार समझ लो, 10 + 15, ठीक है, और 25, और ये राहुल एक ही बच्चा था, 25 में से 1 माइनस कर दिया, 24 आ गए। 24 टोटल स्टूडेंट्स हैं, अनडाउटली ये आंसर सही है, मगर 24 में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे डाटा नॉट सफिशेंट, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, पर्याप्त नहीं है हमारे पास। यहाँ पे कुछ नहीं पता हमको कि बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितनी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा DNS। आई होप इतना क्लियर। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row of 20 students, if Ram is 13 from left hand, then find the position of Ram from the right hand. अब देखो, यहाँ 20 स्टूडेंट्स में जो राम है इसकी पोजीशन यहाँ पे 13th है ना, 20 स्टूडेंट्स में से। अब ये पूछा है कि राइट हैंड से इसी राम की पोजीशन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 - 13 क्यों किया, क्योंकि राम की लेफ्ट से 13 पोजीशन थी। अब 20 - 13 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। मगर ये देखो, यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स, यहाँ पे राम, यहाँ पे 12, ये 13, अब यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं और राम को इंक्लूड करेंगे क्योंकि राम की हमको पोजीशन बतानी है। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row, position of Ram is 10th from left hand and position of Ramesh is 8th from the right hand. Then find out what will be the total number of the strength of the row. अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम ऐसे काउंट कर लेंगे कि यार देखो, यहाँ पे लेफ़्ट है राम, यहाँ पे राइट है रमेश, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मगर ये आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा वो समझो। देखो, यहाँ से हमने कह दिया कि राम है जो 10th है पे, ठीक है। यहाँ से हमने कह दिया कि रमेश जो है वो 8th है, मगर हमको ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं,
है ना। हमको ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, और ये भी नहीं पता कि कोई बैठा है या नहीं बैठा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, और आंसर हो जाएगा डेटा नॉट सफिशिएंट। जब तक हमको बीच की कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी तब तक हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, और आंसर हो जाएगा डीएनएस, मतलब डेटा नॉट सफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। वही अगर यहाँ पे कहीं दिया होता कि बीच में 8 या 10 लोग बैठे हुए हैं, तब हम इनको ऐड करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते थे। ठीक, आई होप क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर डीएनएस हो जाएगा। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ रो प्रिया इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड and Anjali is 5 from right hand. 5 students are sitting in between Priya and Anjali. Find out the total strength. अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, कि जब तक मिडिल में कितने लोग बैठे हैं वो नहीं बताएगा तब तक हम टोटल स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। ठीक है, अब देखो, इन अ रो प्रिया इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, ये 10th पे बैठी है, और ये जो है अंजलि वो 5 नंबर पे बैठी है। ठीक है, और बीच में इनके 5 लोग बैठे हैं। ठीक, अब आप सीधे इसको कैलकुलेट कर दोगे, 10 5 15 5 20, 20 इज़ द राइट आंसर। मगर ये 20 क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम लोग वहाँ पे 20 लोग बैठ सकते हैं। ठीक, मगर अगर यहाँ पे ओवरलैप की कंडीशन लग जाए तो क्या आंसर आएगा, उसको बताने से पहले ओवरलैप मतलब क्या होता है वो समझ लो। ओवरलैप मतलब होता है ये, यहाँ से 10 ये बैठा है प्रिया, ठीक है, यहाँ से 5वें नंबर पे अंजलि बैठी है, और ये वाले 5 हैं, तो ये जो इसके ऊपर वाली कंडीशन आ रही है, ये जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैप की कंडीशन। ठीक, तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इनर रो प्रिया इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड ये है 5 और यहाँ पे 5। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लो। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने 10 + 5 + 5 कर दिया, आंसर 20 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 + 5, ये 10 + 5 प्रिया की प्लेस और अंजलि की प्लेस ऐड कर दी, 15 आ गया। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है क्योंकि 5 स्टूडेंट्स बीच में बैठे हैं। अब 5 में से -2 +2 कर देंगे। ठीक है, +2 करेंगे, +2 क्यों करेंगे, इन दोनों की पोजीशन को प्लस कर देंगे, प्रिया की और अंजलि की, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये 7 - 15 कर देंगे। ठीक है, 7 - 15 - 7 कर देंगे, जो भी आंसर आता है वो हमारा मिनिमम का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 8 हो जाएगा। मतलब अगर हम 8 लोगों में भी बैठाते हैं तो भी हम प्रिया अंजलि के साथ में 5 स्टूडेंट्स को बैठा सकते हैं। तो मैक्सिमम का आंसर हमारा आ जाएगा 20, मिनिमम का आंसर हमारा आ जाएगा 8। आई होप इतना क्लियर है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज 5th क्वेश्चन। In a row of 25 students, Neeta is 19 from left hand and Saloni is 21 from the right hand. Then find out how many persons between them. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और नीता की पोजीशन दी हुई है लेफ्ट हैंड से 19, सलोनी की दी हुई है 21। यहाँ पे बीच में जितने लोग बैठेंगे वो हमारे बिटवीन के आंसर हो जाएगा। अब वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे करना है 19 + 21, कितना हो जाएगा 19 + 21, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने ऐड कर ली। अब ये 40 जो है वो 25 स्टूडेंट से ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, 40 - 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट हमने ऐड कर लिया, माइनस रो में से जितने आ रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, इतना आएगा 15 आएगा। अब हम 15 में से इन दोनों की प्लेस को माइनस कर देंगे, -2, आंसर इज़ 13। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीच में कितने लोग बैठ गए, 13 लोग बैठ गए। आई होप इतना सबको क्लियर है। थैंक यू ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर रीजनिंग क्विज। मंडे को मैं ऑर्डर रैंकिंग के और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। अप टू देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।